हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने देखा कि सारी ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज में कितना शार्प फॉल आया है। जो क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स की बनाती हैं उनमें, जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करती हैं उनमें, सभी में काफी शार्प फॉल आया। एंड दैट वाज मेजरली ऑन अकाउंट ऑफ विंडफॉल टैक्स दैट हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी अनाउंसमेंट कल आई है। तो इसकी वजह से शार्प फॉल आया। हालांकि पिछले महीने से एंटिसिपेशन चल रही थी गवर्नमेंट इस तरह का कोई टैक्स लेकर आ सकती है आने वाले दिनों में, बट तब कंपनीज कह रही थी कि ऐसा मैटर पहले भी डिस्कस हुआ है पर कभी लाया नहीं गया। बट दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड दिस विंडफॉल टैक्स ऑन दीज कंपनीज। तो बेसिकली किस किस कंपनी में कल शार्प फॉल आया उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस ही थी, दूसरा ऑयल था, तीसरा ओएनजीसी, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, वेदांता, इस तरह की कंपनीज में कल हमें शार्प फॉल नजर आया, क्योंकि ये कंपनीज कहीं ना कहीं या तो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या फिर जो उसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह उसमें इन्वॉल्व है, उनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो इन कंपनीज को रिसेंटली अभी काफी प्रॉफिट हुआ है। कैसे? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत इंक्रीज हुआ आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, और इन कंपनीज को बैठे बिठा उसका बेनिफिट मिल गया। तभी इस बेनिफिट को हम लोग विंडफॉल प्रॉफिट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज ने कोई अपने बिजनेस प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट नहीं करी है, इनकी बिजनेस में कोई एफिशिएंसी नहीं आई जिसकी वजह से इनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए था। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन कि इनको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो इस केस में वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जहां पे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो गई है। इंटरनेशनल भी डिमांड बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिकली भी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है। तो क्योंकि डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो गया, इसकी वजह से प्राइसेस राइज हो रही है क्रूड ऑयल की और उसके प्रोडक्ट्स की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि कहीं ना कहीं हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर माल, वो हमें डोमेस्टिकली भी इंश्योर करना चाहिए कि सप्लाई हो, सारे पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल अवेलेबल हो। क्योंकि ऐसी भी न्यूज आई थी कि कुछ स्टेट्स में पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं है, और जिन कंपनीज के पेट्रोल पंप है दे आर इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल टू अदर कंट्रीज एट हायर प्राइसेस। तो बेसिकली यही रीजन था कि गवर्नमेंट को लगा कि हमें इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है, हमें डोमेस्टिकली भी सप्लाई इंप्रूव करनी है क्रूड ऑयल की, अपनी कंपनीज को भी देना है, और अपनी कंपनीज को बेसिकली ये इंश्योर करना है कि दैट दे आर ऑपरेटिंग एट देयर ऑप्टिमम एफिशिएंसी, और जो उनको विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है उसका बेनिफिट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस ले सके। कैसे? बाय इम्पोजिंग दिस टैक्सेस। जब गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स आएगा तो गवर्नमेंट विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस फंड्स इन प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज टू ईदर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री और टू अदर इंडस्ट्रीज। जैसे कि हो सकता है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी है तो गवर्नमेंट इस फंड को वहां पे डायरेक्ट करे, या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डाले, या फिर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए पैसा लगाए, या फिर पुअर पीपल को सपोर्ट करने के लिए पैसा लगाए। तो कहीं ना कहीं टैक्सेस का बेनिफिट गवर्नमेंट अब वहां पर डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, डोमेस्टिक सप्लाई को इंप्रूव करना ऑब्जेक्टिव था, और इस फंड को कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए यूज करना भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंट डेफिसिट वैसे भी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, तो पैसे की जरूरत उनको है अपनी सब्सिडीज को स्पॉन्सर करने के लिए और अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी फंड करने के लिए। तो वो कहाँ लगाएंगे उसके बारे में तो हमें आइडिया नहीं है, तो सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। वी कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग एज वेल, बट हाँ, कल का जो फॉल था दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द विंडफॉल टैक्स। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में इन कंपनीज का प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो बेनिफिट अभी तक ये रीप कर रहे थे बिकॉज ऑफ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, अब ये वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी भी बढ़ती रहे, बट क्योंकि टैक्सेस इंपोज हो गए हैं तो इनको उसका फ्रूट तो बियर करना ही करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा भी कहना है कि दैट दे विल कीप द सिचुएशन मॉनिटरिंग, और जैसे जैसे अप्स एंड डाउन होंगे वो अपने मेजर्स को भी चेंज करते रहेंगे। तो ये तो हो गया कल का फॉल। अब क्या हो सकता है सारे के सारे पेट्रोल स्टॉक्स में, उसको डिस्कस करने की कोशिश हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ये मान के चले कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल में इन्वॉल्व है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, ऑयल हो गया, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एमआरपीएल भी कहीं ना कहीं ओएनजीसी से लिंक्ड है तो उस पर भी आ सकता है। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगी इस तरह के प्रोसेस में, और इन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। श्योरिटी तो हम नहीं कह सकते बिकॉज नीदर वी आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि हमें पॉलिसीज के बारे में पता है किस तरह से वो चेंज होंगे आने वाले टाइम में। तो उनको आपको स्टडी करना होगा। जहां तक रहे इनके फाइनेंशियल्स की बात, आप पिछले क्वार्टर को जरूर स्टडी करिए, जो इस क्वार्टर का रिजल्ट होगा उसको जरूर स्टडी करिए, और देखिए कि इनकी सेल्स में किस तरह की इंप्रूवमेंट आई है, और देखिएगा कि किस प्राइस पर ये लोग पहले क्रूड ऑयल को बेच रहे थे, उसके प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे, और अब किस प्राइसेस पे बेच रहे थे, और क्या इनकी कॉस्ट में भी कोई एनहांसमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि
कॉस्ट में भी कुछ इंक्रीज हुआ, तो हो सकता है किसी किसी कंपनी ने किसी किसी बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव किया हो, बट मेजरली यही कहा जा रहा है कि इन्होंने बिजनेस बिजनेस प्रोसेसेस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी है. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द rise in the crude oil prices that they were able to make this windfall gains. तो इस सिचुएशन की वजह से इनको ये गेन हुआ है, इनके प्रॉफिट्स की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई है. तो ये तो हो गया बेसिक फंडामेंटल, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं. आप क्वार्टर्स को स्टडी करिए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस को स्टडी करिए इनकी, और देखिए इन्होंने फाइनेंशियल्स में कैसा रिपोर्ट किया है अपने पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में. तो अब चलते हैं एमआरपीएल के डेली चार्ट पे, क्योंकि टेक्निकल्स भी स्टडी करना जरूरी है. चेन्नई पेट्रो के हम लोगों ने कल कर लिए, एमआरपीएल का भी हम फटाफट कर देते हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स का आइडिया रहे. देखिए हमने यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ की हुई है, ये है अपर बैंड ऑफ द चैनल और ये हो गया लोअर बैंड ऑफ द चैनल. कुछ ना कुछ आपको चेन्नई पेट्रो जैसा ही लगेगा ये भी. तो बेसिकली अब जो स्टॉक है एमआरपीएल वो अपने सपोर्ट लेवल के पास बहुत पहुंच चुका है, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल के बहुत पास पहुंच चुका है. ये जो लोअर बैंड है इसका, ये इसका सपोर्ट लेवल काम करेगा अभी. यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए इसको. अगर स्टॉक इस लाइन के नीचे तोड़ के क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर स्टॉक में फर्दर वीकनेस भी आ सकती है. तो जो पहला लेवल या पहला सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आता है इस लाइन को तोड़ देने के बाद और सस्टेन करने के बाद, वो है 75.70 का. अगर स्टॉक इसको भी तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट मेजर सपोर्ट वो भी 66.30. अगर स्टॉक इसको भी तोड़ देता है, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो फाइनल टारगेट या फाइनल सपोर्ट लेवल अभी के लिए जो हमें मिल रहा है वो है 61.75 का. तो नीचे की तरफ कौन कौन से सपोर्ट लेवल्स हुए, पहला हुआ 75.70, दूसरा हुआ 66.30 और तीसरा हुआ 61.75. अगर स्टॉक इस वाली लाइन को तोड़ के इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो मान लेते हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन का सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि इस लाइन को सपोर्ट का काम करना चाहिए, ले लेता है सपोर्ट. तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ कहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या क्या ऊपर की तरफ टारगेट्स निकल कर आएंगे. पहला टारगेट या रेजिस्टेंस होगी 86.35 का. अगर स्टॉक 86.35 को होल्ड कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 90.95. अगर स्टॉक इसको होल्ड कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, तो फाइनल टारगेट जो भी हम लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपर बैंड पर होगा चैनल के, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर टच करो और फिर वापस नीचे गिर जाए, और आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक इसी रेंज में घूमता रहे अगर वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देता है कुछ दिनों में. तो स्टॉक ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पर ऑपरेट करता रहे. तो ऊपर की तरफ कौन कौन से टारगेट्स आ रहे हैं, पहला 86.35, दूसरा है 90.95, तीसरा है अपर बैंड ऑफ द चैनल. अगर स्टॉक इस लाइन का ब्रेकआउट दे देगा तो फिर हम एक स्टॉक वीडियो दोबारा बना सकते हैं इसके ऊपर कि स्टॉक अब आगे और कहां तक जा सकता है. बेसिकली आप सीधा सीधा तरीके से निकाल पाएंगे. आप चैनल की विड्थ को निकाल लीजिएगा और ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर दीजिएगा, तो आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएगा. दैट विल बी द मैक्सिमम टारगेट आफ्टर द ब्रेकआउट हैज अकर्ड और कंफर्म. अभी यही 3 टारगेट्स ऊपर की तरफ है और यही 3 टारगेट्स नीचे की तरफ है. नीचे के टारगेट्स को हम सपोर्ट लेवल्स बोलते हैं, ऊपर के टारगेट्स को हम लोग रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 86.35 तक जाए, नीचे आ जाए, वैसे ही 75.70 तक जाए, वापस ऊपर घूम जाए. तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी. और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा. दिस इज अमन साइनिंग ऑफ. बाय बाय.